क्रांतिकारी स्वभाव है, क्रांति करके ही भाजपा ने प्रोग्रेस की है। तो कहीं मन में विचार नहीं आया कि ऐसे संगठन से जुड़ रहा हूँ जो बड़ी पार्टी के रूप में नहीं है प्रदेश में। राजनीतिक जीवन की शुरुआत दून परिषद से, लेकिन जो कर्म क्षेत्र वो कोलाई से, ये कैसे, मतलब दो अलग अलग क्षेत्र है, एक पूर्व है पश्चिम में, ये कैसे संभव हुआ? आप एक आरोप कहो या ठप्पा कहो, सार्वजनिक जीवन में एक विशेष गुट को समर्थन करना या विशेष गुट की तरफ आकर्षित होना सार्वजनिक जीवन में या राजनीतिक जीवन में कहीं नुकसान नहीं हो सकता? बीकानेर में क्या स्थिति रहेगी? ऐसा क्या मुद्दा है जो डूंगर सिंह के शुरू से जहन में था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? कहते हैं क्षेत्र चाहे कोई सा भी हो, मेहनत इतनी जोर से करो कि सफलता आपका नाम का परचम फहराए। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं जिन्होंने एक छोटे से गांव से अपनी राजनीति शुरू की, वो भी छात्र राजनीति रूप में। धीरे धीरे संघर्ष करते गए, कई पदों पर आसीन रहे और आज वर्तमान में भाजपा के जो है मीडिया सेल में बड़े पदाधिकारी के रूप में हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डूंगर सिंह तेहंदे सर की, जिनसे आज उनसे जानेंगे कि कैसी उनकी जर्नी रही, बचपन कैसा रहा और यहाँ तक का जो सफर है वो कैसा रहा, किन किन नेताओं से उनका अटैचमेंट था। डूंगर सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो राजनीतिक जीवन है, छात्र राजनीति शुरू हुआ, तो हमें पहले ये बताइए कि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा? तो हमें मालूम है कि आप राजनीतिक परिवार से आते नहीं है। साहब, मेरा पैतृक गांव तेंदुसर है जो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगता है, लेकिन मेरे दादो साहब स्वर्गीय खेत सिंह जी साहब राजकीय सेवा में थे। वो नायब तहसीलदार थे लून करनसर में। तो हमारा परिवार, संयुक्त परिवार जो है वो लून करनसर में है, जहां हम 30 से 35 लोग एक साथ रहते हैं। और मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है और उच्च माध्यमिक शिक्षा है वो सारी लून करनसर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रामोत्थान विद्या निकेतन में हुई है। आपका जो छात्र राजनीतिक जीवन है एसएफआई से जुड़ा हुआ था, आपने कई आंदोलन वहां किए और जो सबसे बड़ी आपको पहचान मिली वो थी जो फीस वर्दी की माफी थी यूनिवर्सिटी की। उसमें जो नाम निकल के 2-3 बड़े आए थे, उसमें डूंगर सिंह तेहंदे सर था। तो ये कैसे हुआ? साहब, उस वक्त बीकानेर विश्वविद्यालय ने शुल्क बढ़ा दिया था, जिसको लेकर हमारे एसएफआई के साथियों ने एक बड़ा मूवमेंट लड़ा। उस वक्त एसएफआई में रामगोपाल जी बिश्नोई, महिपाल जी सारस्वत, एबीपीएम सुरेंद्र सिंह जी शेखावत, अशोक जी भाटी, एनएसयूआई में शिवलाल गोदारा जी, धर्मचंद जी, ये लोग सारे लोग छात्र नेता हुआ करते थे। तो हमने भी सेपरेट मूवमेंट लड़ा एसएफआई के बैनर तले। हमारे साथियों ने भूख हड़ताल की और कुलपति हुआ करते थे उस वक्त होशियार सिंह जी। तो वो सारी की सारी फीस वर्दी वापस ली गई और बाकायदा कैश काउंटर लगा के और वो फीसें वापस लौटाई गई। ये बड़ी जीत थी और इस जीत ने एसएफआई की तरफ से 2-3 जो बड़े नाम हुए उनमें मुझे पहचान दी। उसके लिए मैं उस वक्त के संघर्षशील सारे नौजवानों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। एसएफआई की विचारधारा और भाजपा की विचारधारा में कोई समानता दिखती नहीं है, फिर एसएफआई से भाजपा की ओर कैसे मूव हुआ? ऐसा कुछ नहीं है साहब। मैं एसएफआई में इसलिए क्योंकि हमारे गांव में एसएफआई बड़ा संगठन था लून करनसर में, और सदैव से वहां से जो लोग हमारे साथ के थे तो वो एसएफआई से जुड़े थे, तो हमारा जुड़ाव भी एसएफआई से हो गया। और भगत सिंह का फोटो, भगत सिंह का चित्र देख के हम लालायित हुए संगठन के प्रति, और कहीं ना कहीं जनवादी विचार ठीक भी लगते थे। मुठिया बीच के राज के सामने बोलना और अपने सवाल उनके सामने दागना और जनता की बात करना, ये बेहद पसंद था, इसलिए एसएफआई को चूज किया। डूंगर सिंह को एग्रेसिव नेता के रूप में देखा जाता है, बेबाक छवि, बेबाक बोलना, मगर जिस तरह की आपने संगठन जिसमें आप भी हैं, काफी अनुशासन संगठन कहा जाता है, तो उसमें इस अपने जो अग्रेसिव मूड को कैसे आप सुलभ कर पाते हैं, कैसे रोकते हैं? अग्रेशन नहीं कह सकते साहब इसको ये थोड़ा क्रांतिकारी स्वभाव है, वो जो क्रांतिकारी संगठन से मिला है। लेकिन भाजपा भी क्रांति करके ही भाजपा ने प्रोग्रेस की है, और भाजपा के विचार अच्छे विचार हैं, राष्ट्रवादी विचार है, और राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत होकर देश की सेवा करनी है, सार्वजनिक जीवन में काम करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा की सेवा करनी है। भाजपा के पदाधिकारी हैं तो भाजपा के अनुशासन में जो रहकर बात रख सकते हैं वही रखेंगे, और वही रखते आए हैं और आगे भी वही रखेंगे। डूंगर सिंह ने आईटी सेल का भी काम किया 10 साल पहले। जब आप भाजपा में आए उस वक्त भाजपा इतनी बड़ी पार्टी भी नहीं मानी जाती है,
तो कहीं मन में विचार नहीं आया कि ऐसे संगठन से जुड़ रहा हूँ जो बड़ी पार्टी के रूप में नहीं है प्रदेश में? पारिवारिक पृष्ठभूमि भाजपा की थी। दादू सारा परिवार कमल को वोट करता था, और आप जानते हैं कि ब्राह्मण बनिया राजपूत हमेशा से भाजपा का कोर वोट रहा है, इसलिए हमेशा से भाजपा ने हमें अट्रैक्ट किया, तो इसलिए भाजपा है। मतलब छात्र राजनीति के बाद में आपने जो सार्वजनिक जीवन की राजनीति उसमें भाजपा को चुना। अब जो एक सवाल सबके मन में रहता है, जो राजनीति करते हैं, क्या डूंगर सिंह तेंदुलेकर सिर्फ संगठन की सेवा करेंगे या सार्वजनिक जीवन में भी कुछ चुनाव लड़ेंगे? ये चुनाव लड़ने का कोई मानस नहीं है। संगठन की तरफ से जब जब जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो पूरी करेंगे, और चुनाव लड़े बिना जो चुनाव लड़ते हैं उन लोगों को प्रभावित करने के किरदार की तरफ बढ़ना है, ताकि अंतिम छोर पे जो आदमी बैठा है, जो पारिवारिक इकाई बैठी है, वहां तक मदद पहुंचे, उसके लिए संघर्ष करना है। राजनीतिक जीवन की शुरुआत डूंगरगढ़ से, लेकिन जो कर्म क्षेत्र वो कोलाई से, ये कैसे, मतलब दो अलग अलग क्षेत्र है, एक पूर्व है पश्चिम में, ये कैसे संभव हुआ? साहब ऐसा है कि हम सब लोगों के, यूथ लोगों के रोल मॉडल स्वर्गीय एमपी साहब महेंद्र सिंह भाटी हुआ करते थे, और हमारे प्रांतीय लीडर के तौर पे हम देवी सिंह जी भाटी साहब को देखते थे। तो मैं एक निजी कंपनी में नौकरी करता था, तो मुझे कार्य क्षेत्र चुनना था, तो लूनगरन सर मेरे पास ऑप्शन था, लेकिन मैंने कोलायत विधानसभा क्षेत्र चुना, क्योंकि मुझे देवी सिंह भाटी और महेंद्र सिंह भाटी साहब हमेशा से अट्रैक्ट करते थे, इसलिए कोलायत मैंने चुना, और कोलायत मेरा भाग्य बन चुका है, और वहाँ सेवा करनी है और सेवा कर रहे हैं और लगे हुए हैं साहब। आप पे एक आरोप कहो या ठप्पा कहो कि आप देवी सिंह भाटी के काफी करीबी लोगों में माने जाते हैं। 10 साल वो सत्ता से बाहर रहे, फिर भी आप उनकी टीम के प्रमुख सदस्य के रूप में रहे। तो कहीं ना कहीं ये सार्वजनिक जीवन में एक विशेष गुट को समर्थन करना या विशेष गुट की तरफ आकर्षित होना सार्वजनिक जीवन में या राजनीतिक जीवन में कहीं नुकसान नहीं हो सकता? नहीं, पहली बात तो कोई गुट नहीं है, भाजपा संगठन है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन हाँ, सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में पहचान दिलाने का काम देवी सिंह जी भाटी साहब ने किया है। उन्होंने मुझे पौत्रवत मान के कलम सौंपी, और हमने जनता की बात को उन्होंने सड़कों पे उठाया, और हमने उसको करीने से कागज पे लिखा, और प्रेस के मीडिया साथियों ने साथ दिया। तो आज संघर्ष के पर्याय देवी सिंह भाटी साहब और उनके परिवार की सियासत में वापसी हुई है, जनता का आशीर्वाद मिला है। तो कहीं ना कहीं ये कोई ठप्पा नहीं है, ये गहना है हमारे लिए, कि कोई अगर कहता है कि आप देवी सिंह भाटी साहब के आदमी हो, तो ये हमारे लिए एक आभूषण है, इसको हम स्वीकार करते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव है, भाजपा संगठन तैयारी कर रहा है, क्या लगता है आपको 400 पार जो प्रधानमंत्री का विजन है उसको भाजपा कहां तक ले जाएगी, और बीकानेर में क्या स्थिति रहेगी? देखिए, ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अमित शाह जी पिछले दिनों बीकानेर आए थे, हमारे क्लस्टर की बैठक भी थी, अपेक्षित लोगों ने उस बैठक में शिरकत भी की थी। हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय जालम सिंह जी भाटी साहब भी लगे हुए हैं पूरी तरीके से, आदरणीय एमपी साहब अर्जुन राम जी मेघवाल साहब भी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरे देश में सारे नेता अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं, और कोई नेता ना तो बड़ा है ना छोटा है, सब समानांतर तरीके से लगे हुए हैं, और सबको जो जिम्मेदारी मिली है उसको बखूबी निभा रहे हैं। तो 400 आंकड़ा निश्चित तौर पे इस बार पार भाजपा करेगी और सत्ता में वापसी करेगी। बीकानेर का क्या सोचते हैं? बीकानेर की लोकसभा सीट निश्चित तौर पे भाजपा के खाते में जाएगी, और आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब दोबारा इस सीट को जीतने में कामयाब हो गए। उन्होंने अच्छे काम करवाए हैं, और हम सब लोग, पूरी भाजपा एकजुट है, और हम तन मन धन लगाकर उनको जिताएंगे। डबल सरकार, इंजन की सरकार बन गई है जी। तो अब ऐसा क्या मुद्दा है जो डूंगर सिंह के शुरू से जहन में था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? ऐसी क्या समस्या है बीकानेर जिले की बड़ी, जिसको लेकर ये अपने संगठन में बात रख सके? जी, एक तो बीकानेर बड़ी फूड इंडस्ट्री है, तो फूड इंडस्ट्री में बड़ा काम किया जाना चाहिए, और यहाँ की हवाई सेवाओं में अधिक विस्तार होना चाहिए। यहाँ के जो कॉलेजेस हैं उनकी स्थितियाँ सुधरनी चाहिए, और मेरा ये मानना है कि गांव-गांव खेल के मैदान बनने चाहिए, ताकि एथलीट तैयार हों, खेल खेलने वाले खिलाड़ी तैयार हों, और गांव-गांव हाईटेक लाइब्रेरियां बननी चाहिए। हमारा जो क्षेत्र है ये सोलर का क्षेत्र है, यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियां आई हैं, बाहर से भी फंडिंग आ रही है। तो ये हमारा क्षेत्र जो पश्चिमी राजस्थान में, अब बीकानेर एक कोर जगह बन गई है। तो मैं चाहता हूं कि वहां का जो CSR फंड है जो यहाँ बीकानेर में लगे, यहाँ की जो शिक्षा, चिकित्सा
और मूलभूत सुविधा है उस पे कंपनियां इन्वेस्ट करें, काम करें, और कहीं न कहीं जो पर्यावरण को खतरा लग रहा है वो पर्यावरण को खतरा भी ना हो। और ग्रीन एनर्जी में जो काम हो रहा है, सोलर के क्षेत्र में काम हो रहा है, तो ये वहां से जो फंडिंग आई उससे गांव में लाइब्रेरियां, खेल के मैदान, या जो पार्क्स हैं उनमें ओपन जिम है, तो ऐसी चीजें डेवलप होंगी तो हमारे शहर का स्वरूप, हमारे बीकानेर का स्वरूप बदलेगा। इसके लिए हम जहां जिस प्लेटफॉर्म पे बात रखनी होगी हम रखेंगे, अनुशासन में रखेंगे। जो आपको फॉलो कर रहे हैं उन युवकों के लिए कोई संदेश? मेरा संदेश तो मैं क्या दूंगा सर, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं तो गांव देहात से आया हूँ। मेरा यही विनम्र आग्रह है युवाओं से, एक तो अपराध से दूर रहें, और एक जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, वो काम बस ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। और अपने माता पिता बुजुर्गों की इज्जत करो, अपने परिवार को लेकर चलो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको प्रेरित करो, और हमेशा संयमित भाषा में बात करो, अनुशासन में रहो, और कोई शॉर्टकट नहीं होता जीवन में। ईमानदार रहो, ईमानदार रहो, ईमानदार रहो। ये थे हमारे साथ डूंगर सिंह टेंडे सर, जिनका कहा है कि जीवन का एक ही मूल मंत्र है, संघर्ष करो, और वो भी ईमानदारी से। हालांकि कई पदोव्यासी ने काफी बड़ा इनका जो यूथ का जो फॉलोइंग है बहुत बड़ी इनके साथ है, और वहीं इन्होंने जो स्वीकार किया है कि देवी सिंह जी भाटी का जो ठप्पा है वो ठप्पा नहीं बल्कि हमारे लिए गहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने जो अपनी बात रखी वो युवाओं को काफी अग्रेसिव करेगी और पसंद भी आएगी, और इनके जो राजनीतिक जीवन का जो सिद्धांत है वो भी हमें समझ आ रहा है। कैमरा पर्सन साथी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।